हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर आलमी सतह पर वो रूस और यूक्रेन तनाज़ा है, और जिसके बारे में कई हफ्तों से ये खबरें आ रही थी कि रूस शायद यूक्रेन पर चढ़ दौड़ेगा या यलगार कर देगा, मगर ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। मगर ये ज़रूर हुआ कि कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ख़िताब किया जिसमें उन्होंने मशरक़ी यूक्रेन के दो इलाके हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क, जहाँ पर रूस नवाज़ अलहदगी पसंद जो है ऑलरेडी तहरीकें इनकी 2014 से चल रही थी, उन इलाक़ों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया है। ज़ाहिर है वेस्ट को ये बात पसंद नहीं आई और वेस्ट ने उस पर हल्ला मचा दिया। रूस जो है वो ऑलरेडी जो क्राइमिया है, जो जज़ीरा नुमा था यूक्रेन का, उसको 2014 में ऑलरेडी अपने तंबू कर चुका है या अनेक्स कर चुका है, जिसे आप कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये तनाज़ा जो है अभी जैसे कहते हैं कि पार्टी शुरू हुई है, तो अभी इसका स्टार्ट है और दुनिया के रिएक्शन के लिए चलते हैं वसतुल्लाह खान साहब। अच्छा, नहीं, रिएक्शन से पहले अभी रूसी पार्लियामेंट ने इजाज़त दे दी है मुल्क से बाहर फौज भेजने की। ज़ाहिर है ये रबर स्टैम्प भी है, लेकिन ये भी एक एस्केलेशन है। चाइना कटिंग इस वक्त यूक्रेन और इनिशियली ये खबरें भी आई थी कि शायद रूसी जो ट्रूप्स हैं वो अंदर घुस चुके हैं लुहांस्क और दोनेत्स्क में, क्योंकि कल व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अमन कायम करने के लिए हम फौजें भिजवाएंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो नहीं। इसका मतलब है कि अमलन तो जंग शुरू हो चुकी है ना जी। यूक्रेन की सरजमीन पे रूसी फौजें इन दोनों रियासतों के रूप में ऑलरेडी मौजूद हैं, और सबसे ख़तरनाक बयान ये है कि जो इलाक़ा दोनों रियासतों का, सो कॉल्ड रियासतों का बागियों के कब्ज़े में है, वो हतमी नहीं है। अभी सरहदों का तयन जो है अगले लेवल पे होगा। अब वो सरहदें कीव तक भी जा सकती हैं, दारुल हुकूमत तक भी जा सकती हैं। तो जंग मेरे हिसाब से तो शुरू हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक इसका है, आपने कहा कि इंटरनेशनल रिएक्शंस का, वो एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि आज दोपहर को पहली खबर ये आई कि जर्मनी ने जो गैस पाइपलाइन है नॉर्थ स्ट्रीम 2, जो रशियन गैस जो है मगरबी यूरोप को पहुंचाती है, वो हालांकि सितंबर में मुकम्मल हो चुकी है और उसकी टेस्टिंग जारी है, लेकिन सर्टिफाई करने से जर्मनी ने इनकार कर दिया है। हालांकि जर्मनी ही रूसी गैस का सबसे बड़ा ख़रीदार है। और अभी हम सर्दियों में बरतानिया ने 5 रूसी बैंकों और 3 पुतिन से कुर्बत रखने वाली 3 अरबपति शख्सियात हैं, उन पे पाबंदी लगा दी है और उनके बरतानिया में असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बरतानिया में कोई 5 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की सरमायाकारी है रशियंस की, और डूबियस किस्म की है। लेकिन अगर डूबियस है तो अंग्रेज़ ने इजाज़त क्यों दी, ये अलग सवाल है। अच्छा, उसके अलावा जो है 20,000 भारतीय भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो 2014 में जब हड़प किया था क्राइमिया, इंडिया ने कहा था ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट है रशिया का। अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और जो रशिया हैं वो बर्दाश्त से काम लें, आपस में बातचीत से भी मसला हल हो सकता है। यही रिएक्शन चीन का भी है, इसलिए कि चीन जो है वो रूस का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और यूक्रेन का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। क्राइमिया में उसने सेम वही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। अब वो कह रहा है कि बर्दाश्त, यार देखो इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आपस में कुछ सुलह सफाई ले दे के कुछ कर लो। अच्छा, इसके अलावा G7 वज़राए ख़ारजा जो हैं उन्होंने और यूरोपीय यूनियन ने भी हस्ब तवक्को ये जो 2 खित्ते हैं इनके तस्लीम करने के लिए को यूक्रेन की सालमियत और आलमी क़वानीन की पामाली करार दिया है। यूरोपीय सलामती और ताउन की जो सबसे बड़ी तंजीम है OSCE, उसने अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हो चुका है और अमेरिका किसी भी लम्हे कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पाबंदियों का ऐलान करने वाला है। इन्वेजन तो कह दिया। अच्छा, अब मसला ये है कि ये मेरे हिसाब से, मैंने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर ये हॉट वॉर में तब्दील होती है कि आमने सामने टैंक, तोपें, तैयारे, मिसाइल चलने शुरू हो जाते हैं, तो लामहला उसका रिएक्शन कहाँ तक पहुँचेगा। रूस इस वक्त नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में, उसके बाद कतर और नॉर्वे का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा तेल अगरचे अमेरिका बेचता है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे रूस और फिर सऊदी अरब। जी जी। यूरोप की 35% गैस की ज़रूरियात रूस पूरी करता है। जो बड़े ख़रीदार हैं जर्मनी, इटली, तुर्की, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पोलैंड और हंगरी हैं।
ऑस्ट्रिया के अलावा सब के सब नेटो के रुकन हैं, ये आप जहन में रखिएगा। अच्छा, और इसके अलावा मशरकी और मगरबी यूरोप के जो दीगर ममालिक गैस खरीदते हैं वो सब नेटो के मेंबर हैं जी। रूसी तेल का जो सबसे बड़ा खरीदार है वो चाइना है। उसके बाद हॉलैंड, जर्मनी, जनूबी कोरिया, पोलैंड आते हैं। ये सब के सब अमेरिकी इत्तेहादी हैं। अच्छा, गैस और तेल जो है रूस का जो नेशनल बजट है उसका 36 to 40% यही बेचते हैं पूरा है। और रूसी बजट जो है आप अब तक जो है खसारे में नहीं है, सरप्लस बजट है। पिछले साल $120 बिलियन का सरप्लस था। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, रूस के 5 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, चीन, जर्मनी, हॉलैंड, अमेरिका और तुर्की। उनसे 85% जो तिजारत है रूस की इन्हीं 5 मुल्कों से होती है, सिवाय चाइना के सब नेटो मेंबर हैं। ये बात भी ज़हन में रहे। अच्छा, तुर्की का बयान भी आप देखिए, बहुत सख्त बयान। हाँ, यूक्रेन के जो 5 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इस वक्त अब ग्रेन की बात करते हैं। इस वक्त दुनिया में अगर 100 किलोग्राम गंदम पैदा हो रही है तो उसमें से 25 किलोग्राम गंदम रूस और यूक्रेन की है। रूस गंदम फरोख्त करने वाले जो टॉप 5 ममालिक हैं उसमें पहले नंबर पे हैं। मैं 1 मिनट में पूरी कहानी बता देता हूँ, हैरत अंगेज कहानी है। कोल्ड वॉर के उरूज के ज़माने में 1985 में 50 लाख टन गंदम अमेरिका ने रूस को दी थी, जबकि अफगानिस्तान पे भी कब्जा हो चुका था। ठीक है, 2000 में रूस जो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन है गंदम की उसका 1% पैदा करता था, और आज 18% जो दुनिया की प्रोडक्शन है वो रूस पैदा करता है। मतलब ये भी एक कहानी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। अच्छा, यूक्रेन जो है इस टॉप 5 में गंदम पैदा करने वाले मालिक में 5वें नंबर पे 7% जो वर्ल्ड प्रोडक्शन है वो यूक्रेन से आती है। ब्लैक सॉइल, जी बिल्कुल, दुनिया में जितनी भी ज़रख़ेज़ ज़मीन कहलाती है ब्लैक सॉइल, मुझे उर्दू में उसका मुतबादिल नहीं पता लग रहा, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन ब्लैक सॉइल कहलाती है। उसका 25% सिर्फ यूक्रेन के पास है। पूरा मुल्क मैदान है, उसका 71% रकबा जो है काबिल काश्त है। अब देखेंगे कहाँ तक चीज़ें पैदा होती होंगी। एडिबल सीड्स में वो वर्ल्ड नंबर 1 है, यूक्रेन है। मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश की 70% से ज़ायद जो गंदम की ज़रूरियात हैं वो रूस और यूक्रेन से पूरी होती हैं। अच्छा, दूसरे ख़रीदार भी जो हैं ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। रूस के पास कई बहरी रास्ते हैं, लेकिन यूक्रेन के पास 95% जो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो 3 बंदरगाहों से होती है, और जो चौथी थी सेवास्तोपोल वो 2014 में रूस ने झपट ली थी। अब अगर यूरोप और अमेरिका रूस का बाइकआउट कर देते हैं, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, और रूसी तेल, गैस और गल्ला बाकी दुनिया तक नहीं पहुंचता, और यूक्रेन भी कुछ अरसे के लिए कट जाता है रूसी नाकाबंदी की वजह से, तो सोचिए ये वेस्ट तो शायद बर्दाश्त कर जाए, हाँ। लेकिन हम जैसे ममालिक और इवन मिडल ईस्ट वाले ममालिक जो हैं वो सोचिए क्या करेंगे। अच्छा, अब तक हम ये कहते थे कि हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान, ये मुहावरा है ना, लेकिन जो आज की दुनिया है ना, इसमें हाथी और चूहे की लड़ाई भी हो तब भी उसमें घास ही का नुकसान होता है। एक घर को आग लगती है, तपिश 200 ममालिक तक पहुंचती है। तो वेस्ट तो शायद जूते वूते खा के दोनों थक हार के जो है आपस में टेबल पे बैठ जाएंगे, लेकिन तब तक हम जैसे जो ममालिक है ना, तेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, ये वाला सिस्टम। खैर हम लोग हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं, हाँ, इस पर भी हम बात करेंगे। पिछले साल ही 12 लाख टन गंदम हमने यूक्रेन से खरीदा। पता है, बिल्कुल। अच्छा, यूक्रेन अगर कट जाए वो एक अलग बात है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे ख्याल इम्पैक्ट आप अभी से ही देख रहे हैं तेल की मंडी में $97 फॉर एग्जाम्पल। और ये भी बात की जा रही है कि यूएस ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट किया है कि सर थोड़ी सी पैदावार अपनी बढ़ा दें, लेकिन अभी आई बिलीव अभी वहाँ से कोई हाँ या ना का जवाब नहीं आया। एक हद तक मेरा ख्याल है कि रूस सैंक्शंस इसलिए रेजिस्ट कर सकती है इन्हीं वजूहात की वजह से कि जो आपने अभी बयान किए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी गंदम खरीदनी है वो क्या कहेंगे कि जी हम भूखे तो नहीं मरेंगे ना, राइट। अगर और पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत होता है कि किसी भी मुल्क में बेसिक अनाज की कीमत
बढ़ जाए गंदम की एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो ये एक सेफ्टी वॉल्व और यूरोप भी गैस को रेजिस्ट नहीं कर सकता, इवेंचुअली तो आपको लेना ही पड़ेगा। 35% वॉल्यूम में मजाक वही, बात नहीं है। अच्छा ये सारी चीजें पुतिन को भी पता है, हाँ इसीलिए ये उसने कैलकुलेट किया है। और गेम इसीलिए रूस ने सिर्फ हेलमेट भेजे थे, जर्मनी ने यूक्रेन को सिर्फ हेलमेट भेजे थे। अब ये जो कैलकुलेशन है ये कोई 1 साल या 2 साल की कैलकुलेशन नहीं है, ये दहाइयों और सदियों की कैलकुलेशन है। इस पर मैं थोड़ी देर बात करूंगा। ये जो स्क्रिप्ट आपने देखी है यूक्रेन में, ये बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है जो 2008 में रूस ने जॉर्जिया में इस्तेमाल की थी। ठीक है, जॉर्जिया बहुत ज्यादा करीब हो गया था नेटो के, अमेरिका, और ये क्यों नहीं कबूल नहीं है रूस को, ये फिर अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन वहां पर भी यही हुआ कि 2 वहां के इलाके थे, अगर मुझे सही याद है, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, यही थे ना जी। वहां पर क्योंकि जाहिर है कि हर मुल्क में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई फड्डा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इनका भी था, रूस ने इनकी इमदाद की। ठीक है, फिर कहा कि जी मैं इनको रशियन पासपोर्ट्स भी दूंगा क्योंकि जॉर्जियंस इन पर बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ शेलिंग वेलिंग भी कराई, और फिर कहा कि देखें ये तो नस्ल कुशी कर रहे हैं इन लोगों की, और हम अपनी फौज भेज रहे हैं, जो बिल्कुल ही इत्तेफाक है कि वहां से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर मशकें कर रही थी। अच्छा, यूक्रेन का भी वो ही एग्जैक्ट। अच्छा ये 90s में हुआ है, ये जो 2 रिपब्लिक्स बनी है ना जॉर्जिया की, ये हुई है। अच्छा 2008 में जॉर्जिया ने इन दोनों इलाकों को लेने की कोशिश की जी, तो रूस की पीस कीपिंग फोर्स अबखाजिया में मौजूद थी और ओसेतिया में मौजूद थी। उन्होंने कहा यार हम अमन दस्तों पे तुम अटैक कर रहे हो, तो इनको धकेलते धकेलते टिबिलिसी तक ले आए थे, कैपिटल तक ले आए थे। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये गैर कानूनी ममलिकतें हैं दोनों, इनको बैनुल-अक़वामी रिकग्निशन मिली है। रूस के अलावा ये जो जॉर्जिया की, ओसेतिया और अबखाजिया की इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इनको तस्लीम कर रखा है वेनेजुएला ने, सीरिया ने, और नॉरो है कोई पैसिफिक ओशन में कोई जजीरा है, वो यूनाइटेड नेशन का रुकन, तो उसने भी। अच्छा जिस तरह तालिबान को 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था 96 में, उसी तरह इसका भी हाल है। शाम ने यूक्रेन की इन दोनों जो रिपब्लिक्स हैं बागी ममालिक, तो शाम दुनिया का दूसरा मुल्क है रूस के बाद जिसने इन्हें तस्लीम कर लिया। वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और पिछले हफ्तों में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि पुतिन सोच क्या रहा है, पुतिन की पॉलिसी क्या है, क्या मकासद हासिल करना चाह रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि पुतिन की वही पॉलिसी है जो रूस के हर सरबराह की रही है, चाहे वो ज़ार हो, चाहे वो एम्परर हो, चाहे वो यूएसएसआर का सदर हो। और ये है एक फॉरवर्ड पॉलिसी कि जितने अपने बॉर्डर फैला सकते हो फैलाते जाओ। इसकी भी एक वजह है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो हम ये भी ज़हन में रखें कि रूस पैदा ही कीव में हुआ था। ठीक है, 9वीं सदी की बात है कि कीव के आसपास एक छोटी सी रियासत काम हुई, कुछ कबाइल वहाँ पर आबाद हुए, और जो सबसे बड़ा कबीला था उनका नाम था कीवन रूस। ठीक है, मंगोलों ने फिर हमला किया, वो वहां तबाह कर दिया और वो फरार हुए शुमाल की तरफ, और वहां पर फिर मॉस्को आबाद हुआ। लेकिन रूस का नाम कायम रहा, और इनफैक्ट वो रूस आज के रशियन और रशिया हैं। तो इतनी पुरानी इनकी हिस्ट्री है। जब पुतिन बात करता है ना कि यार ये तो है ही हमारे, हाँ ये भी नस्ली तौर पे भी एक हद तक सच है, नस्ली तौर पर सब स्लाव्स हैं सर्बियंस की तरह। अच्छा, फिर जो पहला जो जार आया था रूस का, आइवान द फर्स्ट, फॉरवर्ड पॉलिसी उसने वहां से शुरू की। उसने कहा कि यार रकबा ही रकबा है, इसको हम डिफेंड कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त खतरा था मंगोलों से, सल्तनत उस्मानिया से और पर्शियन एम्पायर से। तो यहाँ रूस के बॉर्डर जनूब और मशरिक की तरफ फैलते गए। ये फॉरवर्ड पॉलिसी वहां तक महदूद थी। लेकिन हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं यूक्रेन और वेस्ट पर, तो अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पिछले 500 सालों में, अगर हम सिर्फ पिछले 500 सालों को देखें, तो बार बार रूस पर हमला हुआ है यूरोप से, मगरिब से।
जैसे कि ईयर 1605 में पोलैंड और लिथुआनिया मिलकर घुस गए रूस के अंदर, उसकी ठीक एक सदी बाद स्वीडन ने हमला किया, उसके एक सदी बाद कौन आते हैं? नेपोलियन साहब, ठीक है, और जो उनका हाल होता है वो भी हम जानते हैं। और फिर अगली सदी में यानी 20वीं सदी में एक बार नहीं 2 बार हमला होता है और दोनों बार जर्मन हमला करते हैं, पहले जंग अजीम में और जाहिर है दूसरे जंग अजीम में, और इसकी तारीख हम अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है बार बार रूस के साथ? इसके लिए आप थोड़ा सी रूस की ज्योग्राफी समझें, क्योंकि जब हम किसी भी कौम को समझने की कोशिश करते हैं तो पहले उनकी तारीख और उनकी ज्योग्राफिया को समझने की जरूरत होती है। तो जरा ये मैप दिखाना यूरोपियन प्लेन का। अच्छा, ये जो आपको ग्रे में नजर आ रहा है ना, ये इसको यूरोपियन प्लेन या यूरोपियन मैदान कहा जाता है। कोई पहाड़ नहीं है, कोई डेजर्ट नहीं है, कोई जंगल नहीं है, नहरें हैं लेकिन वो आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब कि वेस्टर्न फ्रांस से लेकर यूराल माउंटेन्स तक खुला मैदान है, ठीक है। तो बार बार जब आपको एक जगह से हमला हो रहा है और आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोक सके, और इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि पुतिन यकीनन हर रात को दुआ करता होगा कि या अल्लाह काश यूक्रेन की जगह पहाड़ होते ताकि हम उनको यहाँ रोक सकते। तो 18वीं सदी में पीटर द ग्रेट, जो पहले रशियन एम्परर थे, उन्होंने कहा कि यार देखें ये बहुत हो गया मजाक, सही है, अब हमने मगरिब की तरफ बढ़ना है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अजीब बात है कि हालांकि रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इनका मेन प्रॉब्लम है कि सर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। देखो यूराल के बाद खत्म हो जाता है। यूराल के बाद, अच्छा, और सारी आबादी भी वेस्ट ऑफ यूराल है, ठीक है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 14.5 करोड़ की आबादी थी 2010 में, अब पता नहीं कितनी है, सारी मगरबी हिस्से में है। तो यूराल तक कोई आ गया तो समझो कि रूस गया, उसके बाद साइबेरिया वाइबेरिया है, ठीक है। तो पीटर द ग्रेट शुरू करता है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, यूक्रेन पर कब्जा करते हैं, कार्पेथियन माउंटेन्स तक जाते हैं, और ये जो बाल्टिक स्टेट्स है ना छोटी मोटी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, वहां पर भी कब्जा करता है ताकि कोई समुद्र के रास्ते नहा आ जाए। मतलब बफर बनाया, फिर बफर का बफर बनाया, फिर बफर के बफर का बफर बनाया ताकि आप लोग दूर रहें हमारे से, बार बार घुस जाते हो। अच्छा, कैथरीन द ग्रेट, मलिका कैथरीन, उन्होंने भी यही किया। अच्छा, इनके दौर के बाद एक आप समझे कि एक दीवार सी खड़ी कर दी है इन लोगों ने मॉस्को के इर्द गिर्द, ठीक है। फिर आती है जाहिर है दूसरी जंग अजीम, और दूसरी जंग अजीम के बाद आई थिंक जियोग्राफिकली रशिया या उस वक्त का यूएसएसआर बेहतरीन पोजीशन में बनता है, क्योंकि अब आपकी फौजें बर्लिन पहुंच गई हैं। आप हमारे यहाँ आए थे, हम आपके घर में घुस गए हैं। और फिर वॉर्सो पैक्ट बनता है, ईस्ट जर्मनी वगैरह वगैरह। तो आपकी अपनी रकबा भी बड़ा है और आपने रकबे के आगे एक आयरन कर्टन, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना दी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, अगर दोबारा वो मैप दिखाएं ज्योग्राफी का, पोलैंड पर क्यों बार बार इनका गुस्सा उतरता है? ये आप देख रहे हैं कि जहां पर ये नैरो हो रहा है थोड़ा सा ना, ये पोलैंड है। तो इनको रूस ने ये डिसाइड किया कि यार अपने आप रूस को बचाने के लिए हमें पोलैंड पर कब्जा करना है, ताकि हमें एक बहुत बड़ी जगह का डिफेंड ना करना चाहिए, इनको एक चोक पॉइंट, एक टनल में ले आए, ठीक है। अच्छा, अब तक तो सब कुछ सही है, लेकिन फिर आते हैं हम 1991 में, जब सोवियत यूनियन टूट करके खत्म हो जाता है और एकदम पता लगता है कि यार हमारे बॉर्डर तो दोबारा वहीं आ गए हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 की बिगिनिंग में थे। ये कैसे हो गया, ठीक है। अब वो उसके बाद फिर, अच्छा, तो गोर्बाचोव 1990 में, ठीक है, वो मिलते हैं जेम्स बेकर से, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और गोर्बाचोव को पता था कि यार गेम अब खत्म हो रही है। तो उसने बड़ी मुश्किल से एक प्रॉमिस लेने की कोशिश की कि जी देखें, हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेटो अब हमारी सरहदों तक पहुंच जाए। अच्छा, अब वो जाहिर है कि अमेरिका ने कहा था कि ऐसे हमले तो कुछ और कहा था, आपने गलत समझा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गोर्बाचोव के बाद जब ब्रेकअप होता है तो कौन आते हैं? बोरिस येल्टसिन। अच्छा, बोरिस येल्टसिन जैसा भी था, हाँ, 24 घंटे वो शराब के नशे में था, कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट, लेकिन उसने भी यही बात की कि जी 1993 में उसने कहा कि जी एक तो हम नेटो में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें नहीं इजाजत दे रहे तो कम से कम यार बिल्कुल हमारे दरवाजे पर, हमारे घर तक ना पहुंचे। लेकिन हुआ क्या, आज आप देखें नेटो का मैप, अगर नेटो का मैप 30 मुल्क है, पूरा ईस्टर्न यूरोप उसमें शामिल है, ये देखिए, पूरा वॉर्सो पोलैंड, चेकिया, रोमानिया, बल्गेरिया, ठीक है। अब अगर यूक्रेन, ठीक है,
इनके हाथ में जाता है तो फिर गेम इसका मतलब है किचन में घुस गया वो। अच्छा, आपने बात की 2-3 बार 2014 की। 2014 में क्या हुआ था पता है आपको? अब इस वक्त तक अगर प्रो रशियन गवर्नमेंट है यूक्रेन में तो चलो यार हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे। 2014 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू होती है जिसका नाम है मैदान प्रोटेस्ट, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ पर विक्टर यानुकोविच की हुकूमत को गिराया जाता है और एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आती है। अब आप रूस हैं, आप पैरानॉइड हैं कि ये हमें मारने आ रहे हैं, और एकदम एक डेमोक्रेसी मूवमेंट आ गई यूक्रेन में। इसके बाद क्राइमिया पर आपने कब्जा किया और अब ये कर रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो है अटैक टू डिफेंड। और देखें, ये आप नहीं कह सकते कि ये पागलपन है, क्योंकि जब भी रूस पर हमला हुआ है तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। दूसरी जंगे अजीम अगर किसी ने हराया है, अगर किसी ने हराया है नाज़ीज़ को, जर्मनी को, तो रूस ने हराया था। और इतने लोग मर गए, इतने मर्द वहां पर उनके मरे हैं कि अब तक मेल और फीमेल का रेशो रूस में सही नहीं हो सका। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू दिस। तो अगर आप पुतिन की डिलेमा देख रहे हैं, वो 1 साल 2 साल का नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि 1 सदी बाद क्या होगा, और उसके लिए ये कोई यूक्रेन या कोई 1-2 रकबे कुछ स्क्वायर किलोमीटर का मसला नहीं है, ये रूस के लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। एक वक्त वेलकम बैक। और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कल रूस के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। और ये अब बहस छिड़ गई है कि क्या ये मौका है, उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये दौरे जो है ज़ाहिर है ये महीनों की जो एफर्ट्स के बाद तय पाते हैं, तो बहुत से ज़ाहिर है ये तो 1.5 महीने की एफर्ट के बाद तय पाया है, इसलिए कि जनवरी में दोनों की टेलीफोन पे बात हुई थी, जब उन्होंने इस्लामी फोबिया के खिलाफ पुतिन ने बयान दिया था, इन्होंने सराहा, ट्वीट भी किया, और उस पे उस टेलीफोन गुफ्तगू में उन्होंने कहा सर आइए ना। अच्छा, और उसके पीछे एक पूरी 10 साल की हिस्ट्री भी है थॉ की, लेकिन उसका भी और सबसे बड़ा जो उसमें हमारे लिए ज़ाहिर है हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो जो गैस पाइपलाइन बिछनी थी कराची से उकाड़ा तक, वो ये जो आपने अभी जो एक सवाल छेड़ा है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या इसकी इम्प्लीकेशन, पहले इस पर मैं ख्याल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, ये अब इसको बैड लक कह सकते हो, ठीक है ना। आई मीन माना कि इस वक्त वहां जाना एक इंतहाई रिस्की काम है, क्योंकि पुतिन की तो कोशिश होगी कि जी इसको आप इस तरह पेश करें कि जी आप हमारे साथ ही खड़े हैं और हमने जो किया यूक्रेन में उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। और पुतिन खिलाड़ी है, आपने देखा था कि मैक्रोन के साथ उसने क्या किया, वो बड़ी टेबल वाली, और हजार मिसालें हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश जरूर करेंगे, हमें इस बात से बचना है। हाँ, इस वक्त पुतिन को लेजिटिमेसी चाहिए इंटरनेशनली, भले कोई भी आए मॉस्को, लेकिन आए जरूर। लेकिन पाकिस्तान जो उसने अपने तय बैलेंसिंग एक्ट करने की भी कोशिश की है, इसलिए कि यूक्रेन में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, मेजर जनरल रिटायर नोएल इजराइल खोकर, उन्होंने नायब वजीर खारजा हैं उसकी यूक्रेन की, उनसे मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन की इक़्तिदार आला और जोग्राफियाई सालमियत की पूरी हिमायत करता है। अब कई मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी फंसा हुआ है, जैसे इंडिया यूक्रेन के साथ भी है, रूस के साथ भी है, चीन का भी मसला, यूक्रेन को वो नाराज़ नहीं कर सकता और रूस को भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो यूक्रेन के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं। फिर अफगानिस्तान की में गले की हड्डी है, उस पर भी ताउन चाहिए। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। क्या है ना कि नरेंद्र मोदी अभी मॉस्को तो नहीं जा रहा ना, तो हमारी जो सिचुएशन है, मुझे जिस बात का डर है कि कहीं कोई ऐसी बात ना वो कहला दे कि ये इंप्रेशन आए कि यूक्रेन के इशू पर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, अगर वो वहां जाए भी सही, आप दोबारा बायलैटरल इश्यूज पर ही ले। इस वक्त सिचुएशन जो है ना पाकिस्तान के लिए, डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट। इसलिए कि अगर पाकिस्तान अगर हमारे आर्गूमेंट को बाई कर ले हुकूमत पाकिस्तान
اور یہ اعلان کر دے جی اس وقت صورتحال نازک ہے لہٰذا ہم یہ دورہ پوسٹ پون کر رہے ہیں. یو کانٹ افورڈ اٹ. نہیں, یو کی ناٹ. اگر ماسکو سے یہ اعلان آئے تو پھر آپ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں. نہیں, آپ کیا کہو گے کہ یار کرونا ہو گئی, ہاں میں آپ کو بیمار نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ پوتن ایک دفعہ عین وقت پہ پاکستان کا دورہ منسوخ کر چکے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ پوتن کر سکتا ہے نا, ہم نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے زرار نے کہا کہ روس کی طرف سے اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ اس سارے تنازع کے بعد لیجیٹیمیسی کے لیے پہلا لیڈر آ رہا ہے جس بھی ملک کا ہو. They will roll out the red. ہاں, انہوں نے اتنا خیال رکھنا ہے, ہاں, اور اس چیز سے ہی مجھے ڈر ہے اس وقت تو لیسوتھو کا پرائم منسٹر بھی چلا جائے نا, کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں پر بہت زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں اور کوئی ایسی بات نہ کرتے جیسے وہ افغانستان کے بعد تھا نا, کہ جب امریکہ ویسے ہی تپا ہوا تھا اور کہ جی یو ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات دیکھو تم نے جو کہا ہے نا کہ بات نہ کر دے, بات انہوں نے کر دی ہے. ابھی جو انٹرویو تازہ ترین دیا ہے روس جانے سے پہلے, اس میں انہوں نے کہا, بڑی اچھی بات ہے ویسے تو, کہ جی جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور جنگ سے ہر صورت میں پرہیز کرنا چاہیے, اور جنگ میں وہ ممالک جو ہیں وہ جاتے ہیں جنہیں ہسٹری کا علم نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, بیکاز ایک طرح سے پوتن کی اگر آپ سپن دیکھو تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو جنگ روک رہا ہوں, جنگ تو یہ شروع کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ پوتن کا جو کرزما ہے, اور میرا خیال ہے کہ کس لیول پر نا ایک دوسرے کو, مطلب میرا خیال ہے خان صاحب ایک طرح سے ایڈمائر بھی کرتے ہیں, 2 میچوز مل رہے ہیں پاکستان 2 میچوز مل رہے ہیں. ہاں, تو جب ایسا ہوتا ہے نا یار, اٹ از ویری ایزی ٹو گیٹ کیریڈ اوے. خان صاحب ڈز گیٹ کیریڈ اوے. دوسرا یہ ہے جو آئٹنری میں نے دیکھی ہے نا, اس میں شکر یہ ہے کہ خان صاحب کا وہاں کوئی ایک براڈر آڈینس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. ہاں, تو ولادیمیر پوتن سے میٹنگ ہے, پھر ڈپٹی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں ان سے میٹنگ ہے, جو کہ یہ انرجی کے منسٹر کا پورٹ فولیو بھی ہے جن کے بعد آخر میں انہوں نے آر ٹی کو ایک انٹرویو دینا ہے. تو یہ ہے ٹوٹل آئٹنری. کل رات کو پہنچیں گے. اچھا پہلے تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یار یہ کوشش کب سے شروع ہوئی ہے, کب سے شروع نہیں ہوئی. اچھا بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, کولڈ وار کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں, سوویٹ انویژن آف افغانستان, بلا بلا بلا, U2 وغیرہ وغیرہ. یہ جو تھوڑی سی برف پگھلی ہے نا, یہ کب پگھلی ہے؟ یہ تقریباً 2010 کی جو دہائی تھی اس میں, کیونکہ دونوں تپے ہوئے تھے امریکہ سے, امریکہ نے کولڈ شولڈر کیا ہوا تھا, کہتے کہ تھوڑا سا ہم کر دیتے. 2014 میں رشیا نے جو آرمز ایمبارگو لگایا ہوا تھا, ہاں, کہ آپ ہمارا سامان نہیں خرید سکتے, وہ ہٹ گیا اور کچھ 4 MI-35 ہیلی کاپٹرز ہم نے خریدے. جب 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کی ملٹری ایکسچینج پروگرام کو روک دیا پاکستان کے ساتھ, تو پاکستان نے کیا کیا, ڈیل کر دی رشیا کے ساتھ کہ چلے سے ہمارے افسران آپ کے یہاں آئیں گے. اچھا کچھ اکنامک انروڈز بھی ہوئے ہیں, یہ جو اس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, دا پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن, یہ کراچی سے لے کے لاہور تک اس نے گیس 1100 کلومیٹر کی ہے جی. 12.4 بلین کیوبک میٹر گیس جو ہے اس کی ترسیل ہوگی, اور تقریباً $2.5 بلین کا یہ منصوبہ ہے. اچھا اسٹیل مل کے بعد یہ پہلا بڑی رشین انویسٹمنٹ ہوگی. اچھا سینکشنز کی نظر ہوگی ایران پاکستان پائپ لائن کی طرح یا نہیں, یہ اس کے لیے انہوں نے شاید کوئی راستہ نکالا ہے, کوئی توڑ نکالا ہے. اس میں 70% انویسٹمنٹ پاکستان کی ہوگی اور the rest would be رشیا. تو لیکن اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رشیا کو شاید اس کا اتنا فائدہ نہ ہو, ہمیں تو ظاہر ہے ہمیں تو نیڈ ہے اس وقت. دیکھو ایک طرح سے اب اگر ہم اس کو فلپ کریں, صحیح ہے, کبھی کبھی وہ ایک لائن ہے انگلش میں, فشنگ ان ٹربلڈ واٹرز, کہ جہاں کرائسس ہے وہاں پر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کیئرفلی اپنے گیم کھیلیے. یہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں رشینز, اوکے, دے آر چیس پلیئرز. خاص آپ کرکٹ کے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقیوں کا مجھے نہیں پتا, اسنیکس اینڈ لیڈرز ہے, لوڈو ہے, کیا ہے. تو ہمیں کیا وہاں سے مل سکتا ہے؟ ایک تو وسط آپ نے بات کی تھی گندم کی, ٹھیک ہے, اگر فیسلٹی پہ آپ کو ویٹ ملے, فیسلٹی پہ آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی جیسے وہ سعودی کے ساتھ ہمارے, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے گندم کا کرائسس بڑھنے والا ہے دنیا میں, بالکل بڑھنے والا ہے, اور یہ پولیٹیکلی موت ہے کسی بھی حکومت کے لیے, آپ کو پتا ہے, صحیح ہے نا. تو تیل, گیس, یہ اور کچھ حد تک ہتھیار, اور ایک اور چیز جس کو آپ اگنور نہ کریں, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک اور سپورٹر ممبر ہے پاکستان اس وقت. نہیں, ابھی نہیں ہے, ابھی ہم نہیں ہیں,
लेकिन वो वैसे परमानेंट मेंबर तो वो है, और उसने जाहिर है हमेशा कश्मीर के मामले पे इंडिया का ही साथ यार अब इतनी ज़्यादा तवक्कुआत मत हाँ नहीं लेकिन तवक्कुआत देखें, हमारी तो छोटी छोटी तवक्कुआत है ना सर, इतनी बड़ी तो तवक्कुआत तो बहुत दूर की बात है। उम्मीद यही है जैसे ज़रार ने मेरा ख्याल है बुनियादी जो ग्लू है ना, जिसकी वजह से ये खासे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो है अफगानिस्तान। यस, इसलिए कि दोनों के रूह फना होती है सोच के कि अगर वो दोबारा टेररिज्म का अड्डा बन गया, 100%, अगर ड्रग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और अगर जो मिलिटेंसी है वहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ी और पाकिस्तान की तरफ बढ़ी, तो ये एक वन पेज है, वाहिद वन पेज है, जॉइंट इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलेगा। और रूस में कितने मुसलमानों की आबादी है? तकरीबन 2.5 करोड़ है। और जो तारीख रही है चेचनिया और दागिस्तान वाली, वो भी अच्छी, और बीच में चूंकि चाइना मौजूद है, तो चाइना रूस के साथ भी है, चाइना पाकिस्तान के साथ भी है, तो ये एक ब्रिज आपका भाई जाने नहीं देगा। हाँ, लेकिन ये कभी आप ना सोचें, क्योंकि हम जज्बाती कौम है, हम जज्बाती हो जाते हैं, यार तू मेरा भाई है, लिपट जाते हैं जाके। डोंट अंडर एस्टिमेट हाउ एंड कैलकुलेटिंग द रशियंस आर। अच्छा, अब रशियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे तो हमने बात की है, बहुत लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान और यूक्रेन के कितने गहरे ताल्लुकात हैं, तो एक वक्फा लेते हैं और उस पर भी थोड़ी सी नजर डालें। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और रूस के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उनके बारे में। लेकिन पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में क्या ताल्लुकात हैं, भी या नहीं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1991 से जब यूक्रेन एक रियासत बनी, इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, तो पाकिस्तान की डिफेंस डील्स बहुत हुई हैं यूक्रेन के साथ। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि रूस का तो आर्म्स एम्बार्गो था आपके ऊपर, लेकिन ब्रेकअप के बाद आपको पता लगा कि यार यही माल हम यूक्रेन से भी खरीद सकते हैं। और ये क्या माल है? मेनली टैंक्स, ठीक है। ये है T-80 टैंक, जिसकी बहुत फैक्ट्रीज हैं यूक्रेन में, वहां ही बनता है, तो उसकी खरीदारी हमने वहां से शुरू कर दी। कितनी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट डील्स हुई हैं? 1991 से लेकर 2020 तक $1.6 बिलियन के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स आपके यूक्रेन के साथ कंप्लीट हुए हैं। बल्कि मैं एक यूक्रेनियन अखबार को पढ़ रहा था जिसमें वो बहुत तारीफ भी कर रहे थे कि जी 90 की दिहाई में पाकिस्तान ने हमारी टैंक फैक्ट्री को खत्म होने से रोक लिया जब $650 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आया। और पिछले साल भी एक $90 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है कि अब अपने टैंक जो खरीद लिए हैं उनको रिपेयर और उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो ये है हमारे रिलेशंस विद यूक्रेन। गंदम जो है, गंदम तो आते ही है, लेकिन मेन आइटम ये है। और यही वजह है कि पिछले दिहाई को अगर आप ले लें तो पाकिस्तान का जो ऑनवॉय रहा है यूक्रेन में, मोस्टली दे हैव बीन मिलिट्री ऑफिसर्स, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स। अच्छा, अब एक बात पे आते हैं जो अक्सर कंट्रोवर्शियल हो जाती है, ठीक है, किस कैंप में हमने जाना है, सही है। अच्छा, ये तो ये सोची मेरे लिए as if we have a choice, लेकिन देखें कुछ चीजें होती हैं। आप देखें, आप कहते हैं ना कि जी वी विल नॉट डू मोर, और कि भाई अब आपने तो मतलब हमें घास ही नहीं डाला, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड बाय द वे, पुतिन ने 3 बार वज़ीर आज़म इमरान खान से फोन पे बात की है, बाइडेन तो कॉल ही नहीं करता, ठीक है, विच इज स्टूपिड बाय द वे आई थिंक ऑफ अमेरिका, क्योंकि आप अपने ही ऑप्शंस को लिमिट यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे पता है कि बहुत लोग खुश होते हैं कि जी बिल्कुल हमने यूएस को दिखा दिया है कि सर हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके बकरी, हाँ, और मतलब आपने हमारे साथ क्या किया था इतने सालों, बेहतर है कि हम रूस के साथ ही होते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, ऑल ऑफ दैट बिल्कुल कहने के लिए बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है, गैरत आपकी जागती है। लेकिन कुछ एक दो तल्ख की हकीकतें भी हैं, और वो ये है कि ये एक तो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये पूरे मगरबी यूरोपियन यूनियन की बात है। यूरोपियन यूनियन से हमें क्या मिलता है? $12 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हम करते हैं। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? आई थिंक यूएस, ठीक है। रूस के साथ हमारी कितनी एक्सपोर्ट्स हैं? $150 बिलियन, $160 मिलियन डॉलर्स। तो पॉइंट है कि अगर वो आपको टाइट करना चाहें, और अगर उनके रूस पर नहीं चली, सिचुएशन एस्केलेट होती रही, चीन पर तो वैसे ही उनकी नहीं चलती, राइट,
नज़ला हम पे गिरा। यहाँ के सबसे कमजोर लड़ी पे। बिल्कुल ऐसे हमेशा ऐसे ही होता है। तो रियलिटी भी एक चीज होती है, उसको भी ज़हन में रखें। और अगर हम पाकिस्तान फिर क्या करे, जहर खा के मर जाए? नहीं देखिए, तुम चाह क्या रहे हो सर? यूं करके ना हमें लाइन पर चलना है। एंड देखो, अमेरिका के साथ तो आपकी तरके ताल्लुकात है, मैं मानता हूँ, एंड वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल है 20 दफा हमने इस पर बात की है। इस दौरे में प्लीज जस्ट बी केयरफुल और कुछ लेकर आओ। किसे कह रहे हैं? मैं वजीर आजम और उनकी टीम को कह रहा हूँ। और जाहिर है कि पूरी टीम है। देखिए, ये कोई 3-4 महीने की बात नहीं है, इसकी प्लानिंग सालों से हो रही है। सो आई एम होपिंग कि कोई चीज कॉन्क्रीट आप लाएं और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे पुतिन की यूक्रेन वाले एक्शंस को लेजिटिमेसी पड़ेगी। वो एक अलग बात है। अगर ज्वाइंट कम्युनिके है उसे देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या उसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी वर्जन क्या है और रशियन वर्जन क्या है। ये भी एक गेम होती है वो सर। मुझे लगता है कि खान साहब ने अगर वही अपनी जो पॉलिसी रखी जो कि नहीं दोनों साइड्स को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए या जंग हल नहीं है, तो मेरे ख्याल में इतना मसला होगा नहीं। मैं तो कहता हूँ सर, आप बात ही ना करें, जंग हो ही नहीं रही सर। देखिए, हमारा तो मतलब सालों से ये प्लान बन रहा था। मैं आया हूँ आपको देखने, और प्लीज पर्ची से पढ़ें, पर्ची से पढ़ें। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पर्ची से पढ़ें। एक्सटेम्पोर कमेंट्स कम ही करें, दैट विल बी बेस्ट। अच्छा, तुम्हारा ये नहीं हो सकता। मैं एक इशू उठाना चाह रहा हूँ। जी जी, आप उठाएं। देखो, हमने रशिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट की बात की और आपने कहा जी कि चूंकि मैदान ही मैदान है, उसे एक फोबिया है। फोबिया है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बुनियाद पे फोबिया है कि कहीं से भी हमला हो सकता है। 500 साल में जो कुछ भी आपने बयान किया, यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ 2022 में बैठ के कि हमारा जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसमें जो मुल्क हैं उनके बनने और टूटने का एक तरीका मौजूद है। ये जो हम ग्लोबल स्टेट सिस्टम की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। मसलन जब कोल्ड वॉर बिल्कुल उरूज पे थी 70s में, आपको याद होगा हेलसिंकी ट्रीटी हुआ था, ठीक है? उसमें रशिया भी शामिल था, वेस्टर्न यूरोप भी था, अमेरिका भी, सब थे। वहाँ एक सीधी सीधी एक बात तय हुई थी कि यूरोप की जो सरहदें बन चुकी हैं, अब जैसी भी बनी, वो नाकाबिले तब्दीली हैं। इस पे रशिया के साइन भी मौजूद हैं, ठीक है? फिर उसके बाद 94 में बुडापेस्ट जो मेमोरेंडम है, उसमें रूस ने ये वादा किया था कि वो यूक्रेन के इक़्तिदार आला और जोग्राफियाई सालमियत का एहतराम करेगा, ठीक है? वो वहाँ भी रूस एग्री कर रहा है। फिर 2015 में क्राइमिया को जब अनेक्स किया, तो मिन्स्क समझौता हुआ था, उसमें भी जो ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स कल वजूद में आई हैं, इनके क़यादत ने, रूस ने, यूक्रेन ने और बेलारूस जो मेज़बान था, उन्होंने मायदा किया। उसमें फ्रांस और जर्मनी भी शरीक थे। जी। उसमें ये था कि जी ये जो ऑटोनमस रीजन है, इनको स्पेशल स्टेटस विद इन द बाउंड्री ऑफ यूक्रेन दे दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद रूस ने कहा कि जी ये आपका अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की। जो भी हुआ उसकी वजह से अब जो जैसे जॉर्जिया में 2 स्टेट्स जो है वो बनी हुई हैं, उसी तरह अब यूक्रेन में बनने जा रही हैं। ये जो मॉडल है, ये इंटरनेशनल जो स्टेट सिस्टम है उसके लिए बहरहाल एक खतरे की घंटी तो है ना, कि इसका मतलब ये है कि कल इंडिया ये मॉडल अप्लाई करने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है चाइना करे, अमेरिका का बैकयार्ड तो ऑलरेडी है ही साउथ अमेरिका। तो ये खतरे की बात मुझे ये लग रही है। देखिए, एक प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ना यार, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू पावर ओनली, सही है? आई मीन आप स्टेट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा यार। देखो यार बॉस, दुनिया जब से शुरू हुई है स्टेट सिस्टम कोलैप्स ही तो होता रहा है ना। रियासतें आती हैं, गिरती हैं, एम्पायर्स आर मेड, एम्पायर्स आर ब्रोकन। और हम अगर पिछली हमारी सदी देख लें तो यार कितनी तब्दीलियां आई है। परमानेंट तो कुछ नहीं है। जहां तक कि अकॉर्ड्स की बात है, हाँ, कागजी कार्रवाई की बात है, तो रूस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्टालिन की एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, सही है? अब पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन कहानी लाजवाब है। कोई एक स्टालिन साहब के कोई एडवाइजर गए उनके पास, उन्होंने कहा कि जी ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, पोप आपसे बहुत खफा है, वो चाह रहे हैं कि आप अभी ये रुक जाए, ठीक है? तो उसने कहा, पोप कितने टैंक है पोप के पास, कितने डिवीजन है, कितनी डिविजन है? मैंने टैंक से इस्तेमाल किया। तो अल्टीमेटली ना जी, ये कोई आज की बात नहीं है।
मैं तो पिछले 8000 सालों की बातें कर रहा हूँ, पावर मैटर्स। अगर आप किसी का किसी चीज पे कोई हक नहीं है, हक है बिल्कुल, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा अनटिल आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसको पकड़ लें और अपने हाथ में रखें। सदी के बाद किसी को याद भी नहीं रहता। हाँ, लेकिन मुझ में अगर ताकत आई ना तो तुम्हारे जो मिसाल कायम की ना, फिर मैं उस पे अमल भी करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, फिर तुम भी अमल करो। इसलिए तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये होता भी तो यही ना है ना यार। तो अब हम क्या दोबारा जंगल बनने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि कभी जंगल से निकलेंगे नहीं। ऐसा ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।